हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और आज आप देखने वाले हैं टॉप विज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा तो समय ज़्यादा लग भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए आंसर है इसका पैलेडियम। ठीक है, तो दोस्तों ये पैलेडियम जो धातु है, यह एक्चुअली एयरक्राफ्ट के इंजन के निर्माण के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इसका बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके निर्माण में जो है ये काम में लाया जाता है। इसके अलावा जो है पैलेडियम के साथ प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पैलेडियम जो है देखने में जो है सिल्वर वाइट होता है, यानी कि जब आपने चांदी देखा हो तो उस कलर का होता है ये। दोस्तों, इसका पैलेडियम की जो है खोज किया था विलियम हाइड वालास्टन ने। ठीक है, और इसके अलावा एक और धातु है टाइटेनियम। ठीक है, जिसका उपयोग भी वायुयान के फ्रेम तथा इंजन बनाने में, उसके साथ साथ नाभिकीय रिएक्टरों में भी टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर ये पैलेडियम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 में है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ठीक है, तो आंसर है आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का है। देखिए, तो रबड़ के जो है दो बहुलक होते हैं, मतलब दो प्रकार होते हैं, क्षमा करेंगे। और पहला एक प्राकृतिक रबड़, दूसरा जो है संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम रबड़। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो काफ़ी मुलायम होता है और इसको कठोर बनाने के लिए जो है इसमें कार्बन को मिलाया जाता है। इसके तभी जाके जो टायर और भी बहुत सारे चीज़ जो है बनाए जाते हैं। अब देखिए, अब जो नियोप्रीन और थाइकॉल ये जो है संश्लिष्ट रबड़ के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम रबड़ है, नियोप्रीन और थाइकॉल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर में है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस धातु का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ 4 है। और जो अस्थाई चुंबक, ध्यान देना है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए जो है धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो है इस्पात यानी कि स्टील। ठीक है, अब तो देखिए जो चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक, वह लोहे का ऑक्साइड है। ठीक है, और इसका जो आकार जो है निश्चित होता है, प्राकृतिक जो ठीक है चुंबक है। अब कृत्रिम विधियों द्वारा भी जो है चुंबक बनाया जाता है, जिसमें जो है पिटवा लोहा है या ठीक है इस्पात है, कोबाल्ट है, इन सारे चीज़ों को जो है निकिल वगैरह जो है इनका जो आर्टिफिशियल ढंग से यानी कि कृत्रिम चुंबक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो चुंबक है ये 3 तरह से, मतलब कि जो पदार्थों के साथ किन किन पदार्थों से ये बनाकर अपना जो है टाइप बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके साथ जो है मतलब चुंबक का गुण जो है उसमें नहीं समाहित होता है, जैसे कि सोना चांदी वगैरह में जो है नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जो है चुंबक का गुण जो आ जाता है और जो है फिर लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीसरा है, तो तीसरा में ये चारों ऑप्शन है एक तरह से, लेकिन जो स्थायी चुंबक का जो है वो इस्पात से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 नंबर में निम्नलिखित में से ठीक है हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या नहीं है? तो क्या नहीं है ये देखना है। तो जो आंसर है हमारा, ये आंसर है लेंस की क्षमता बढ़ जाना। ठीक है, लेंस की क्षमता बढ़ जाना आंसर है। देखिए एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया जो है क्या है, तो पहले ये जान लीजिए कि स्पष्ट जो दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर, यानी कि आप 25 सेंटीमीटर तक अगर आप देख लेते हैं तो अब साफ साफ दिखता है, तो समझिए कि आपकी दूरी जो दृष्टि है वो सब ठीक है। ठीक है, कम से कम जो इतना देखना है। अब देखिए दूर दृष्टि के बारे में, इसको हाइपरमेट्रोपिया को जो बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है दिखलाई नहीं पड़ती है। ठीक है, और इस रोग में जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे जो है बनता है। इसको दूर करने के लिए जो है जो एडजस्ट करने के लिए जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि ये हाइपरमेट्रोपिया जो हो गया। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोला जाता है, और उसके निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जस्ट उल्टा हो गया जब निकट दृष्टि दोष में, जैसे कि
लेंस की जो फोकस दूरी जो है यहाँ हाइपरमेट्रोपिया में बढ़ जाती है, तो वहाँ क्या है, निकट दृष्टि दोष में जो है घट जाती है। उसी तरह मायोपिया में यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस की क्षमता भी वहाँ बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर तीसरा में है लेंस की गोलाई जो यहाँ पर कम हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया में, वही मायोपिया में जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक और दोष होता है दृष्टि दोष, जो है जरा दृष्टि दोष, जिसमें जो है मतलब कि न दूर का ही दिखता है साफ और न नज़दीक का ही साफ दिखता है, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें जो इस्तेमाल होता है वो वाइड फोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसके निवारण के लिए, ठीक है। 5 नंबर में है इको ध्वनि यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आंसर है 17 मीटर, 17 मीटर का दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और ख़ास बातें जानते हैं। दोस्तों इको जो साउंड है आपने या जाना भी होगा या आपने देखा महसूस भी किया होगा कि पहाड़ से टकरा कर कभी कभी जो है आपकी आवाज़ जब लौट जाती है, तो इसको ही बोलते हैं प्रतिध्वनि या इको साउंड, ठीक है। अब जो इसका एग्जैक्ट जो है दूरी वो है 16.6 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों जो कान पर ध्वनि का जो असर है 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी जब कोई भी आवाज़ आता है तो हमारे कान पर 1/10 सेकंड तक ही उसका इफेक्ट रहता है। अब देखिए रात में जो है ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देता है, इसका कारण है ध्वनि का अपवर्तन। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन की जो विसल्स होता है रात में बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 6 नंबर में है कि ड्यूरेलुमीन, ठीक है, ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का निर्माण किस धातु से होता है। तो ये आंसर है एल्यूमिनियम और तांबा, जो है कि ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का इसी से निर्माण होता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली इतना ही दो ही नहीं, एल्यूमिनियम तांबा ही नहीं बल्कि इसके अलावा मैग्नीशियम और मैग्नीज भी है। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा होता है 95% होता है, जबकि तांबा का 4% और मैग्नीशियम 0.5%, उसी तरह मैग्नीज भी 0.5% मिलकर ही ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब देखिए इसका उपयोग जो होता है बर्तन बनाने में और रसोई के सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। भाई नेक्स्ट देखिए। तो 7 नंबर में कोणीय दूरी मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है सेक्सटेंट, ठीक है, सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर और कई है, गैल्वेनोमीटर है, क्रोनोमीटर है, हाइड्रोफोन है, तो इसके बारे में जान लीजिए। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका उपयोग चुंबक में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, जबकि क्रोनोमीटर का उपयोग जो है सही समय मापने के लिए होता है। उसी तरह हाइड्रोफोन है, जल के अंदर ध्वनि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी उपकरण है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देखिए, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का खोज किसने किया था। तो आंसर है स्टेप्टॉय और एडवर्ड ने, ठीक है, स्टेप्टॉय और एडवर्ड ने किया था ये। तो सबसे पहले जो है 1978 में ब्रिटेन के ही है, ब्रिटेन में से खोज किया गया था टेस्ट ट्यूब बीबी का। और पहला टेस्ट ट्यूब बीबी जो है लुइस ब्राउन है, जिसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। और इनके माता पिता, ठीक है, ये हुआ था जन्म इंग्लैंड में ही, और इंग्लैंड के ओल्डहम, ठीक है, ओल्डहम नामक स्थान पे हुआ था, वहीं के जनरल हॉस्पिटल था वहीं हुआ है। इनके माता और पिता जो है, इनके माता का नाम लेस्ली ब्राउन और पिता जो है जॉन ब्राउन है, ठीक है। तो एक्चुअली जो लेस्ली जो ब्राउन थी उनके फेलोपियन ट्यूब जो है एक्चुअली बंद हो गया था, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी पीड़ित थी। 9 साल तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो इन पर ये प्रयोग किया गया था। और इस जो है IVF प्रक्रिया को पूरी करने में जो है पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने जो है उनका सहयोग किया था। इन्हीं के जो है इन्होंने ही जो है जो स्वस्थ बच्चा जो है लुइस ब्राउन का जो है जन्म इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखिए। 9 नंबर में नियोन की परमाणु संख्या कितना है। तो आंसर है 10, ठीक है। अब दोस्तों आइए कि नियोन का जो प्रतीक है वो क्या होता है। नियोन का प्रतीक Ne है, N और E, ठीक है। तो इसका प्रतीक है। अब देखिए परमाणु संख्या के बारे में जान लीजिए, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है उसका 8 है परमाणु क्रमांक,
और क्लोरीन का 9 है परमाणु क्रमांक, और ये जो 11 है वो सोडियम का परमाणु क्रमांक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो भारी जल का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर है इसका रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड है इसका रासायनिक नाम। तो दोस्तों अब भारी जल के बारे में भी जान लीजिए कि क्या है। तो हाइड्रोजन के जो सभी समस्थानिकों जैसे कि ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है के साथ जो है ऑक्सीजन के संयोग से प्राप्त होने वाला जो जल मतलब होने वाला ही जल भारी जल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र है भारी जल का सूत्र है D2O। ठीक है, और इसका उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में। तो एक तरह से मंदक और प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये है डाउन रेंज स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये 4 जगह स्थान है। तो ये जानना है कि कहाँ है ये डाउन रेंज स्टेशन। तो इसके बारे में जानने से पहले तो आंसर देख लेते हैं। तो डाउन रेंज स्टेशन जो है एक्चुअली है ये पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में है, और इससे संबंधित कुछ खास बातें ये है कि देखिए ये डाउन रेंज स्टेशन जो है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्रों में से एक है। ठीक है, तो यही है डाउन रेंज स्टेशन, और बहुत सारे हैं इसके केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र बहुत सारे हैं इंडिया में। तो कुछ के एग्जांपल जैसे कि तिरुपति है, तो यहाँ पर तिरुपति जो है वहाँ है नेशनल मेसोस्फीयर स्टेप्टोस्फीयर। ठीक है, ये स्टेशन है यहाँ। उसके बाद देहरादून है, देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का है, और अहमदाबाद में जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अलावा जो है रिसर्च और जो है रिसर्च का जो है काम होता है। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्रों से संबंधित। अब देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ था। ठीक है, और 1969 में इसरो बना था। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए। तो 12 नंबर में थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1963 में हो गया था, लेकिन भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अब देखिए ये जो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये ठीक है केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और इसको जो है 1963 में खोला ही गया था, ये तो पता ही है। अब देखिए 13 नंबर में है प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो कोशिका एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिका भित्ति है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 14 नंबर में कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन। अब यहाँ 3 और बचा हुआ है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इक्थियोलॉजी जो है इसमें जो मछली का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है, और ऑफियोलॉजी जो है इसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और देखिए दोस्तों अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए सबसे प्रबल उपचायक कौन सी धातु है? ठीक है, तो आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे मतलब प्रबल उपचायक है। तो 17 नंबर में यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना रहता है? तो जो प्रतिशत रहता है यूरिया में वो है 46% रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन का। अब दोस्तों उर्वरक किसे कहते हैं? तो आपको पता ही है उर्वरक किसे कहते हैं, जो कि फसल को उपजाने के लिए जो बाह्य रूप से जो है पोषक तत्व दिए जाते हैं वही उर्वरक है। अब देखिए उर्वरक जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के उर्वरक, दूसरा है पोटेशियम के उर्वरक, और तीसरा है फॉस्फोरस के उर्वरक। तो नाइट्रोजन के उर्वरक में जो है नाइट्रोजन की जो उपस्थिति ज़्यादा रहता है, पोटेशियम में पोटेशियम की प्रधानता होती है, और फास्फोरस के उर्वरक में फास्फोरस की प्रधानता होती है। तो देखिए ये जो है, अब देखिए नाइट्रोजन के उर्वरक है, इसमें जो है कई प्रकार के उर्वरक होते हैं, जैसे कि यूरिया, एक यूरिया हो गया, दूसरा होता है अमोनिया सल्फेट होता है, फिर कैल्शियम नाइट्रेट होता है, और कैल्शियम साइनामाइड होता है। तो ये 4 तरह के जो होते हैं नाइट्रोजन के वही उर्वरक होते हैं। तो यूरिया में 46% है। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट 18 नंबर में ग्रेगर मेंडल द्वारा दिया गया सिद्धांत क्या है? तो ये है आनुवांशिकता के नियम का सिद्धांत जो है ग्रेगर मेंडल द्वारा दिया गया था। ये एक्चुअली ऑस्ट्रिया के हैं,
और इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के हैं और इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, यानी आनुवांशिकता का पिता भी इनको कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। अब देखिए कोशिका सिद्धांत है, तो कोशिका सिद्धांत के जो जिसने प्रतिपादन किया था वह स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था। और इसी तरह उत्परिवर्तन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है ह्यूगो डी ब्राइज, तो इन्होंने किया था, ह्यूगो डी ब्राइज ने किया था। अब भाई नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों ये एक्चुअली 7.0 होता है, ठीक है। अब आइए इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अब एक प्रश्न यहाँ और बन जाता है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 जो होता है उदासीन होता है, इसलिए जल का पीएच मान 7 है। और 7 से नीचे वाले जो है विलयन वो अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर वाले जो विलयन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे सुझाव करके बताएं, कमेंट करें, जो भी सजेशन है आप करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो जो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है।